चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बालक के अंदर जो है किस किस प्रकार की डिसऑर्डर होती है और कौन से डिसऑर्डर से क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। ये सारी बात हम लोगों ने कल की कक्षा में कर रखा था। उसी क्रम में हम लोगों ने 2 पॉइंट को इसमें छोड़ रखा था और वो था हम लोगों ने श्वलिनता तक कर लिया था, है ना। श्वलिनता या आत्ममोह या ऑटिज्म। हमारा जो 2 पॉइंट छूट गया था, एक रहता है डिसार्थ्रिया। क्या होता है? डिसार्थ्रिया। ये डिसार्थ्रिया क्या होता है इस बात को समझिएगा। तो जब मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, जब मांसपेशियों में कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में क्या हो? कठिनाई हो। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में क्या हो? कठिनाई हो। तो समझ लीजिए कौन सा डिसऑर्डर होगा? डिसार्थ्रिया होगा। कौन सा होगा? डिसार्थ्रिया होगा। लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में इसका नाम क्या दे दिया है? डिसिया दे दिया है। क्या दे दिया है? डिसिया नाम दे दिया है। ठीक है, तो डिसार्थ्रिया होता है वाकई में। क्या होता है? डिसार्थ्रिया। लेकिन आपके में क्या दे दिया है? डिसिया दे दिया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे जो है वो क्या है? डिसफ्लुएंसी। क्या है? डिसफ्लुएंसी। अब ये डिसफ्लुएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझें, लिख लेनी है। ध्वनि, वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना। क्या कह रहे हैं हम? मैं वही बात तो कह रहा हूँ, नोट्स में नहीं है तो लिखना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, लिखना है। कह रहे हैं डिसफ्लुएंसी क्या है कि ध्वनि, वर्ण या शब्दों के दोहराव या लंबी तान में बोलना, या जो एक भाषा विकार का लक्षण है। यह किसको दर्शाता है? डिसफ्लुएंसी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डिसफ्लुएंसी को दर्शाता है। तो ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। और ये जो डिसफ्लुएंसी है इसमें क्या होता है? ध्वनि, वर्ण या शब्दों का दोहराव करता है बालक, या लंबी तान में बोलना, एकदम लंबा उच्चारण करता है। जैसे कोई नाम लेगा, है ना, जैसे कहा राम, तो राम एकदम लंबा खींचता है ना उसको। ये एक प्रकार की भाषा विकार का ही लक्षण है। तो यह क्या कहलाते हैं? तो डिसफ्लुएंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसफ्लुएंसी कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, जो चीजें अगर नहीं लिखा है तो। आगे अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए, हम लोग जो है कल की कक्षा में पढ़ रखा था। अब देखिए एक्चुअल मायने में जो बात हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात है। अब क्या क्या महत्वपूर्ण बात है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिएगा, कह रहे हैं कि अधिगम विशिष्ट विकलांगता। अधिगम विशिष्ट विकलांगता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मुख्य रूप से जो है ना, इतना विकलांगता हम लोगों ने पढ़ा, इसमें खास कौन कौन सा विकलांगता को दिया जाता है? तो एक होता है डिसलेक्सिया यानी पठन विकार। किससे संबंधी? रीडिंग डिसऑर्डर होगा ना, यानी पढ़ने संबंधी होगा डिसलेक्सिया। एक है आपका डिसग्राफिया यानी किन संबंधी? लेखन संबंधी विकार है। और एक है आपका गणना विकार यानी डिसकैलकुलिया, ये गणना से संबंधित या आलेखीय संबंधित होता है। तो विशिष्ट विकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, मुख्य रूप से 3 प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हमने एक बात कल की क्लास में आपको छोड़ रखा था बताना, और वो ये था कि हमने आपको दृष्टि बाधिता बालकों का उपचार तो बताया था कि अगर जो बालक पूर्णतः दृष्टि बाधित होंगे पूर्ण रूप से, उन्हें ब्रेल लिपि मुहैया कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मौखिक रूप से पढ़ाएंगे, है कि नहीं? ये सब बात हमने बताया था। अगर आंशिक रूप से विकलांग हो तो, या आंशिक रूप से दृष्टि बाधित हो, तो हम उसको क्या करेंगे? आगे बैठाएंगे, उन्हें भी ज्यादा बोल करके पढ़ाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। क्या महीन अक्षर में? नहीं, क्या होगा? बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तो ये सभी बातें दृष्टि बाधित बालक के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उनका उपचार कैसे करेंगे? तो देखिए, उनके उपचार के लिए कुछ तरीका है। जैसे आप अपने विद्यालय जो है, आपका विद्यालय, वो विद्यालय का गेट क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए।
कारण आप देखेंगे, क्योंकि जो बालक मान के चलिए कि पैर से विकलांग है, जो चल नहीं सकते हैं, ताकि वो व्हील चेयर पर बैठे रहें, वो डायरेक्ट व्हील चेयर उसके क्लासरूम में पहुंच जाए। तो गेट अगर चौड़ा नहीं होगा तो क्या वो व्हील चेयर आ पाएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए अब आप देखे होंगे हर विद्यालय का गेट क्या होता है? चौड़ा होता है। आपने गौर किए होंगे इस बातों को, तो चौड़ा होता है। साथ ही साथ जो स्टेयर्स यानी सीढ़ी जो होता है, सबसे पहले कोशिश करिए कि आप जो है कक्षा को क्या करिए, तो भूतल पर रखिए। भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर, यानी मुख्य जमीन पर, ताकि बच्चा आए तो सीधा आप क्लासरूम में वो ही निकल जाए। अगर आप फ्लोर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर जहाँ भी रखते हैं, तो उसके लिए जो सीढ़ी होता है ना, वो एकदम ढलान वाला सीढ़ी होना चाहिए। जैसा आप लोग हॉस्पिटल सब में देखते होंगे, उसमें सीढ़ी नहीं रहता है, एकदम लंबा से स्लोप में रहता है, सीधा उस पर क्या होता है? चढ़ जाता है। तो ऐसा वाला सीढ़ी होना चाहिए। साथ ही साथ जो विकलांग बालक होते हैं, उन बालकों के लिए जो है कक्षा में ज़्यादा बैठने की जगह को फेरबदल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ बैठते रहते हैं वहाँ पर वो अपने जुगाड़ ढूंढ लेते कि हमें उस तरीका से वहाँ पर बैठना है। बात समझ रहे हैं? तो गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन के लिए सुलभ इमारतें, अभी जो हमने चर्चा किया कि गेट चौड़ा हो, है ना, सीढ़ी नुमा हो करके प्लेन हो, इसी को कहते हैं सुलभ इमारत। क्या कहते हैं? सुलभ इमारत। अर्थात विकलांग बालक जो गतिक रूप से, यानी जिसको चलने फिरने में कठिनाई है, शारीरिक रूप से कठिनाई है, ऐसे बालकों के लिए सुलभ इमारतों की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ अब ये सुलभ इमारतों में क्या, जैसे भूतल पर क्या होनी चाहिए? कक्षाएं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, ये हमने जोड़ रखा था। आइए अब कल की कक्षा में हम लोगों ने डिसलेक्सिया का डिसऑर्डर पढ़ लिया, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर पढ़ लिए। तो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर क्या होता है? पढ़ने संबंधी कठिनाई होगी तो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर होगी। अब कोई बालक यदि 61 लिखा हुआ है, कितना लिखल है? 61, लेकिन वो 61 के स्थान पर वो 16 लिखता है। 61 पढ़ता है लेकिन लिखता है 16। और अगर कोई बालक बी पढ़ता है और लिखता है डी में, यदि भ्रमित हो जाता है, बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब वह बालक पढ़ने संबंधी विकार, उस बालक को कौन संबंधी विकार होगा? पढ़ने संबंधी। अर्थात वह बालक डिसलेक्सिया से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। डिसलेक्सिया से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। यानी 61 के स्थान पर 16, बी के स्थान पर डी, ऐसे में अगर भ्रमित होता है तो समझिए वो बालक पढ़ने संबंधी विकार अर्थात डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। या नहीं तो कोई लड़का यदि 81 को 18, 100 को वाज में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसमें भी डिसलेक्सिया अर्थात पठन वैकल्य होता है। उस बालक में भी डिसलेक्सिया अर्थात पठन वैकल्य होता है। जो 100 वाज 18 और 81 में अंतर नहीं कर पाता है, तो स्वाभाविक सी बात उन्हें पढ़ने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है। आइए देखिए, पढ़ते समय हम आप ही क्या करते हैं, कभी कभी कोई पढ़ते पढ़ते कोई लाइन को हटाई गायबे कर देते हैं, कोई शब्द को गायबे कर देते हैं, या कोई शब्द को क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जब कोई बालक किसी पाठ को पढ़ते समय उसमें से किसी शब्द को छोड़ दे या किसी शब्द को जोड़ दे एक्स्ट्रा, तो ऐसे बालक में भी समझिए डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। कारण क्योंकि पढ़ते समय न छोड़ता या जोड़ता है। तो कह रहे हैं कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, हटा दिया या उसके स्थान के क्रम को आगे पीछे कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, तो यह समस्या भी डिसलेक्सिया से संबंधित है। और डिसलेक्सिया यानी वाचन वैकल्य, वाचन वैकल्य कहे या पठन विकार कहे, एक ही बात है। क्योंकि कारण वाचन का मतलब होता है देख करके यानी पढ़ करके बोलना, पढ़ते हुए बोलने को कहते हैं वाचन, पढ़ते हुए बोलने को कहते हैं वाचन। इस बात को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा कि कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों या शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है,
फिर उल्टा कर देता है तो यह समस्या वाचन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डिसलेक्सिया को दर्शाता है। क्लियर हो गई बात? आई अब कह रहे हैं कि मस्तिष्क की संरचना, हमारा जो मस्तिष्क है इसकी संरचना और कृतियों में विभेद करना किसको दर्शाता है? डिसलेक्सिया को दर्शाता है। जहां भी आपके प्रश्न में यह बात दिखे कि कोई बालक मस्तिष्क की संरचना और उसकी कृतियों में, अपनी बनावटों में, अपनी समझदारियों में गलतियां करती है, विभेद कर लेता है, विभेद करता है, तो समझिए वो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण, देखिए जहां भी आ जाए बात ध्वनि का, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां भी बात आ जाए ध्वनि का, ध्वनि तभी निकलेगा जब पढ़ेगा कोई चीज, है ना। तो जहां भी बात आ जाए ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई किसको दर्शाएगा? पठन वैकल्य को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? पठन वैकल्य को। जहां भी प्रश्न में आ जाए ध्वनि लगा देना है किसको? डिसलेक्सिया को। जहां भी प्रश्न में आ जाए ध्वनि लगा देना है डिसलेक्सिया को, ठीक है। जहां भी प्रश्न में आ जाए मस्तिष्क की संरचना कृतियों में विभेद करना तो हो जाएगी डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी वैकल्य होगा तो डिसलेक्सिया। क्लियर हो रही बात क्या? आई अब यदि आपसे, हमने कल आपके वैसे बता ही रखा था कि कोई बालक या कोई व्यक्ति के हाथ और आंख में तालमेल या संतुलन नहीं बैठ पाता है, आंख और हाथ में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो हमने कल बताया था ऐसे बालक को कौन सा डिसऑर्डर? डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया। देखिए यही बात लिखल है कि किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल का संतुलन क्या शरीर और मानसिक के बीच संतुलन को प्रभावित करता है, तो वे गति समन्वय कहलाता है। गति समन्वय बोले तो डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया तो याद रखना डिसप्रैक्सिया, है ना, डिसप्रैक्सिया महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कि कोई बालक हाथ और, मान के चलिए कहेगा कि कोई बालक जो है फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहा है और वो जो जब ये किक मारता है फुटबॉल में तो पता चलता है पैर ऊपरे होके निकल जाता है, फुटबॉल में पैर लगता ही नहीं है। इसका मतलब वो किससे ग्रसित है? तो डिसप्रैक्सिया से ग्रसित है। कारण क्योंकि आंख और पैर के बीच वो तालमेल नहीं बिठा है, अर्थात मानसिक क्षमता और शारीरिक है ना के बीच तालमेल नहीं बिठाता है। तो ऐसे बालक को क्या होते हैं? तो डिसप्रैक्सिया होते हैं। क्या होते हैं? डिसप्रैक्सिया होते हैं। आइए कह रहे हैं कि भाषा अबोधन, वो को काट दीजिएगा, वो को काट दीजिएगा। भाषा अबोधन, भाषा अबोधन भाषा ज्ञान से संबंधित विकार है, अर्थात भाषा अबोध अफेजिया संबंधी क्या है? विकार है। भाषा ज्ञान संबंधी विकार में कौन हो जाएगा? अफेजिया हो जाएगा। बताए हैं ना जी, तो अफेजिया संबंधित विकार है। कोई बालक को भाषा के में दिक्कत होती है, भाषा के ज्ञान में दिक्कत होती है, तो कौन संबंधी विकार? अफेजिया संबंधी विकार होगा। वाक संबंधी रोग, वाक संबंधी रोग बोलने से संबंधित विकार। कोई बालक, अगर कोई बालक को बोलने में दिक्कत हो रही तो समझिए किससे संबंधित है? बोलने से संबंधित दिक्कतें, अर्थात क्या होगी? डिसफेजिया होंगे। क्या होंगे? डिसफेजिया। बताए थे कि नहीं ये सब? तो भाषा संबंधी दिक्कत हो तो अफेजिया, अब बोलने संबंधी दिक्कत हो तो डिसफेजिया होगी ना। आगे देखिए, अधिगम निर्योग्यता का संबंध शारीरिक विकास से भी होता है। अब यदि कोई बालक का अधिगम निर्योग्यता मतलब सीखने में निर्योग्य अयोग्य है कोई चीज को, तो इसका मतलब है कि उनका क्या होगा? शारीरिक विकास से भी इसका संबंध होगा। कारण कि जब आप बढ़िया तरीका से कुछ सीख नहीं पा रहे तो आपका शारीरिक विकास भी उतना बेहतर नहीं होगा। यही करें कि अधिगम निर्योग्यता का संबंध शारीरिक विकार से भी है, क्योंकि शारीरिक विकार तो भी अधिगम निर्योग्यता ही है ना। अधिगम निर्योग्यता मतलब अधिगम असक्ता, तो क्या शारीरिक विकार अधिगम असक्ता में नहीं आते हैं? बताए थे डिसग्राफिया, जैसे लिखना क्या शारीरिक विकार नहीं है? लिखने में कठिनाई किसके कारण? शारीरिक विकार के कारण भी होती है। इस बात को ध्यान रखनी है कि अधिगम निर्योग्यता का संबंध शारीरिक विकास से भी होता है। आगे देखिए, निशक्त बालकों को, निशक्त मतलब होता है जो बालक स्वयं से सक्षम नहीं है,
जो बालक अपने आप से सक्षम न हो, ऐसे बालक को क्या कहेंगे? ऐसे बालक को निशक्त बालक कहेंगे। और निशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर मतलब पढ़ाए लिखाए के लिए नियमित विद्यालय भेजना चाहिए। कौन विद्यालय भेजना चाहिए? नियमित। हम एक बात बोलते हैं जी, देखिए, चाहे भले ही सुनने में गड़बड़ हो, अकलेल बकलेल काबिल बुर्बक जाते हैं ना, सबको क्या करना चाहिए? नियमित विद्यालय में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे, भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो ओकरा अगर मान के चले कोई बालक अनिशक्त है, ओकरा कहेंगे तू चल जा दूसरे स्कूल में, स्कूल में तुम्हारा जगह नहीं है, एक मतलब हम समावेशी शिक्षा का धजिया उड़ा देंगे। और समावेशी शिक्षा का धजिया उड़ाएंगे तो अपना एनसीएफ सब क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, है कि नहीं? अपना एनसीएफ एनईपी आरटी सब नाराज हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एगो को नाराज करेंगे तो सब नाराज होगा। इस बढ़िया को क्या रखेंगे? उसे रखेंगे तो सब खुश रहेगा, है ना? मतलब निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर के लिए क्या करना चाहिए? नियमित विद्यालय में भेजनी चाहिए। क्लियर है बात? हमने वैसे चर्चा आपको बता ही दिया था कि वाचन किसको कहा जाता है? पढ़ने को वाचन, यानी पढ़ते हुए बोलने को वाचन कहा जाता है। पढ़ते और क्लियर कर लीजिए, वाचन में कॉमा दे दीजिए। अब पढ़ते हुए बोलने को वाचन कहा जाता है। ऐसे दे दीजिए ऊपर में त्रुटि चिन्ह। वाचन, पढ़ते हुए बोलने को क्या कहा जाता है? वाचन कहा जाता है। वाचन पढ़ते हुए बोलने को कहा जाता है। पढ़ते हुए बोलने को क्या कहा जाता है? वाचन। कोई चीज को देख करके अगर पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ेंगे तो आवाज निकलेगा कि नहीं? तो क्या कहेंगे? वाचन। क्या कहेंगे? वाचन। क्लियर हो गई बात? क्या आई? अब एक फुल फॉर्म में आप लोग अगर में भी आवश्यकता बड़े एग्जाम में आ जाए, CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जो डीएलएड बीएड करते हैं ना जी, तो डीएलएड बीएड में दो प्रकार का डीएलएड बीएड होता है। एक होता है स्पेशल डीएलएड, समझे? स्पेशल डीएलएड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही शिक्षा दिया जाता है, समझे? तो आप अगर स्पेशल डीएलएड करिएगा तो आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए टीचर बन सकते हैं, साधारणों के लिए बन सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डीएलएड करिएगा या बीएड करिएगा तो नॉर्मल बच्चा के लिए बन सकते हैं, विशेष के लिए नहीं बन सकते हैं। तो आपके कक्षा में भी 2-4-5 लोग समझदार हैं, वो विशेष डीएलएड किए हैं। आए हैं कोई विशेष वाले? नहीं आए हैं? आप लोगों को पता ही नहीं था? होते उसमें पैसों ज्यादा लगता है कहीं करने में, समझे? ट्रेनिंग करने में ये वाले। खैर चलिए, तो आपने जाना चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होंगे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्लियर हो गई क्या? आई अब जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जिक्र करने वाले हैं वो है RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज 2016। देखिए, चूंकि 2016 में बना ना, इसीलिए में लिख दिया गया 2016। ये जो 2016 है, इससे पहले कब? तो 1995 में एक और नियम लाया गया था, जिस नियम का नाम था PWD एक्ट। तो देखिए, आखिर ये नियम का क्या जरूरत पड़ा है, क्यों पड़ा है? देखिए, मामला को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे हम आप लोगों को बोले थे कि नहीं, डिसलेक्सिया, एजिया, ये सब जो होता है, कोई या तो मुख्य रूप से बालक विकलांग कहाँ से होगा, या तो आंख से, कान से, है ना, शरीर से, मुंह से होगा कि नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि कोई बालक नहीं बोल पाता है, तो लोग पहले क्या कहता था? रे बोका सुन ना, बोका कहता था। कोई बहिरा सुन। लेकिन एक बात बताइए, बहिरा को जो कहता रे बहिरा सुन, तो वो काबिल की आप काबिल? वे काबिल आप पूर्वक का है? जब वो सुनबे न करे तो बहिरे कह के की फायदा बनता है? नहीं,
हाँ, आंशिक रूप से होगा तो चलेगा। तो देखिए हुआ क्या मामला समझिए। तो जो बालक मान के चलिए पैर से विकलांग था, ओकरा कहते रे नेंगरा सुन, है ना। अगर जी आँख से कहे तेरे अनरा सुन, समझे, बहिरा है बहिरा, तो उन लोगों को ना बड़ा खराब लगा, हम लोग को बेइज्जती कर रहा है। अब बताइए कहीं पर जा रहे होते हैं और कोई बुला तेरे नेंगरा सुन, है ना, चश्मी सुन, मतलब अजीब लगता है मामला वाला। तो इसलिए जो है ना, ये तो क्या किया, कहा कि नहीं, हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। हमको बहिरा है तो बहिरा, नंगरा है तो नेंगरा कहेगा, लूला कहेगा, नहीं, हम ही सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए एक नियम आया जिसका नाम था PWD एक्ट। इसमें PWD एक्ट में नेंगरा, लूल्हा, बकलोल, अकलेल को क्या कहा गया, इसको ये नहीं कह के क्या बोलेंगे, विकलांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विकलांग बोलेंगे। अब जाकर के मन खुश हुआ कि किसको, नंगरा, लूल्हा, विकलांग सबको खुश हुआ क्या, कि अब भाई कम से कम हमको तो नाम बेइज्जती तो नहीं करता। अब क्या कहते हैं, विकलांग भाई सुनो, ये मन हो गया खुश। लेकिन 2, 4, 5, 10 बरिस जो बीता, 12-15 बरिस, अब ओकरा लगा कि न, अभी भी तो हमारे साथ गड़बड़े हो रहा है। कहाँ कुछ तो कहिए ना रे विकलांग सुन सुन सुन, मतलब ये बात गड़बड़। विकलांग कहीं समझने लग रहा है कि विकलांग है, तो दोबारा कह रहा है विकलांग, कह रहा है कि नहीं, हमको विकलांग नहीं सुनना है, हमको बेइज्जती हो ये रहा है। तब जाकर के एक्ट आया RPWD एक्ट। तब कहा गया कि चलो अब विकलांग को विकलांग नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है, तो दिव्यांग बोलना है। क्या बोलना है, दिव्यांग बोलना है। अब जाकर के इन लोगों को अभी लग रहा है कि मेरा इज्जत हो रहा है। कहीं कहा है कि दिव्यांग कह रहे, तो नहीं बुझा रहा है कि विकलांग है ना, दिव्यांग है ना, कहीं बुझा रहा है कि दिमागो से तेज उज होगा, दिव्यांग। लेकिन बकलोल सबको ये पते नहीं है ना। कि एक बात बताइए, जैसे ऐसने वाला बात हो गया, जैसे कोई लड़का होता है, कोई लड़का अगर कोई लड़की कुछ करे, है ना, कि रे कुत्ता इधर सुन, अब बताइए कैसा फील होगा, एकदम खराब। लेकिन कह देगा ए शेर इधर सुनो, अंदर से बोल जाएगा वाह हमको इज्जत मिल रहा है। लेकिन बकलोल को पता होना चाहिए, कुत्ता भी जानवर है या शेरो जानवर है, तो क्या क्रेडिट मिल गया इज्जत का, कुछ नहीं मिला। सेम बात बोला यहाँ है। अब अकलेल बकलेल को विकलांग कह दिया गया, विकलांग से दिव्यांग कह दिया गया, तो बहुत ही अंतर थोड़े हो गया। लेकिन बेचारा क्या है, खुश है। तो खैर वो खुश तो हम लोग भी खुश है कि नहीं, कर भला तो हो भला, नहीं ओकरा खुश रखेंगे तो अपनों खुश रहेंगे। तो इसीलिए अब विकलांग कहेंगे, अब क्या कहेंगे, विकलांग कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं। तो देखिए जो RPWD एक्ट अभी वर्तमान में आया है ना 2016 में, ये जो PWD एक्ट 1995 में आया था, उसी का ये संशोधित रूप है, उसी का ये संशोधित रूप है। ये जो PWD जो एक्ट था ना, इसमें केवल 7 प्रकार के विकलांगता को मान्यता प्राप्त था, कि ऐसे 7 को में अगर जे आएगा तकरे विकलांगता कहा जाएगा, इसके अलावा विकलांगता को वैल्यू नहीं दिया गया था। लेकिन जब 2016 में जो आया RPWD एक्ट, इसमें कुल जो है कितने प्रकार के, तो 21 प्रकार के विकलांगताओं को मान्यता प्राप्त दिया है। अब आप अपने घर जाइएगा आज, तो गूगल पर सर्च करिएगा कि RPWD एक्ट के द्वारा 21 प्रकार के विकलांगताओं का लिस्ट दें। जब ये देगा गूगल, आपको क्या करेगा, लिस्ट दे देगा। अब आप में सब मैच करिएगा कि हम कौन में हैं। क्या अगर मैच करेगा ना जी, तो ये नहीं सोचेगा कि घाटा है, फायदा के सौदा है। आपको पेंशन मिलेगा, नौकरी में आपको छूट मिलेगा, समझे बात। तो गलती से कोनो 21 में से कोनो में मिला दीजिएगा, क्या ऐसा होगा? अगर आप मिला दीजिए तो आपका क्या होगा, जांच होगा, बनता है सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर 40% से कम डिसेबिलिटीज दिया ना, तो नौकरी में फायदा नहीं होगा।
अगर 40% दे दिया तो टीचर सब जो बनिएगा ना, इनमें बहुत फायदा होगा जी। समझिए, SC कैटेगरी में आपका जॉब हो जाएगा, इतने कम नंबर पर जॉब हो जाता है अगर विकलांग सर्टिफिकेट जिसके पास है वो। लेकिन ध्यान रहे कितना % होना चाहिए, 40% होना चाहिए, समझे। तो बहुत लोग हैं हमारे जान पहचान के हैं, एक लोग जो रियल मायने में बहरे नहीं है, रियल मायने में बहरे नहीं है, लेकिन वो बहरे वाले सर्टिफिकेट बना लिए हैं, ठीक है, और वो जॉब कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो रिटायर भी करेंगे, हमको लगता है 10-12 साल के बाद वो रिटायर हो करेंगे। वो एक ही बात कहता है, वो स्कूल जाता है ना तो कान में मशीन लगा लेता है, समझे, आ घरे आता है तो कब तो निकल के रख देता है, कोनो बात नहीं, समझे। कहता है कि कोई स्कूल जाता है ना तो मशीन, कोई अगर चेकिंग में आता है कहता है सुनो इधर सुनो, या फिर जैसे रिस्पेक्ट इधर सुनिए तो सुनवे नहीं करते हैं, देखवे नहीं करते हैं। तब जो देखते तब कहता अच्छा अब था, तब जाके क्या करता है, रखे लगा लेता है, हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीका से जॉब करता है अपना। तो यह ध्यान से सुनिएगा, ये विकलांगता का फायदा उठाया है कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा कि जो PWD एक्ट थे, इनमें कितने प्रकार की मान्यता, 7। इसी का जो संशोधित रूप है, इसमें कितने प्रकार के मान्यता, तो 21 प्रकार के मान्यता है, याद रखिएगा। देखिए मैं इसी बात को पढ़ देता हूँ। ये जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, देखिए जी नामे गड़बड़ है, दिव्यांग बनाइए, नहीं दिव्यांग काट के बनाइए दिव्यांग, नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। दिव्यांग ये लोग केस जाके कर देगा जी, है ना। दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, कह रहे यह देखिए बना 2016 में, लेकिन लागू कब हुआ, यह 15 जून 2017 में लागू हुआ, 15 जून 2017 में लागू हुआ। यह अधिनियम PWD एक्ट का ही क्या है, संशोधित रूप है, उसी में सुधार करके इसको लाया गया है। इसे सामाजिक बल और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, सामाजिक बल और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। PWD अधिनियम 1995 में 7 प्रकार के विकलांगों को मान्यता दी थी, और यह अब 2016 में 21 प्रकार के विकलांगों को मान्यता दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, विकलांगता नहीं, दिव्यांग। अब इसमें और क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि 6 से 18 वर्ष, देखिए हम आप लोगों को पढ़ाए थे RTE 2009 के अनुसार 6 से कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो बालक RPWD एक्ट के तहत अगर वो दिव्यांग है, तो ऐसे बालकों को 4 साल और अतिरिक्त मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। तो 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क विकलांगता, बेंचमार्क का मतलब होता है क्या, जो खुद से चल उल नहीं पाते हैं, जो खुद से जो है और जो सामान्य काम काज है वो नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, बेंचमार्क विकलांगता। बच्चों को मुफ्त फॉर्म बनाइए, मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रहे कितना से कितना बरस, 6 से 18, 6 से 18। साथ ही साथ देखिए क्या बोल रहे हैं हम, दिव्यांगता के साथ, क्या मैंने कहा, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में आया, जबकि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995। निःशक्त मतलब होगा विकलांग, जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में। लेकिन दिव्यांगता के साथ हम बोले हैं ना, तो विकलांग को विकलांग नहीं, क्या बोलना है, दिव्यांग बोलना है। तो दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम कब आया, 2016 में। कब आए, 2016 में। अब देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किसकी बात करती है, समानता की बात करती है।
कि आप ये नहीं कि जो RPWD एक्ट के तहत जो विकलांग या दिव्यांग है उन्हें आप उनके साथ जो है अलग व्यवहार करिए और जो सामान्य बालक है उनके साथ अलग व्यवहार करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबों के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। सबों के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। तो कह रहे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समानता की बात करता है और जीवन के सभी क्षेत्र में समानता के अधिकार की बात करता है। महत्वपूर्ण बात याद रखना है। तो ये हमारा था क्या, RPWD एक्ट 2016। अब एक प्रश्न है देखिए जिसका आंसर आप लगा लीजिएगा। वो प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के को बढ़ावा और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार क्या क्या है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न युक्तियों में से किस समूह को प्रतिपादित किया गया है, यानी दिव्यांगजन व्यक्तियों को क्या क्या दिया गया है। पहला, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण। उस बालकों में जांच पड़ताल होनी चाहिए हर 5 वर्ष पर। क्या यह बात RPWD कहता है, तो हाँ कहता है। सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, तो क्या ये बात करेगा। सभी के लिए एक रूपी, एक बात बताइए, सब के लिए जो अगर एक के रंग करेंगे, अब जी आंख से अगर दृष्टि बाधित होंगे वो लिखने वाला दे देंगे, आज एक बहिर होगा तो लिखने वाला दे देंगे, तो बात बनेगा नहीं। सबके लिए विभिन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग, विभिन्न पैटर्न, विभिन्न सामग्री का उपयोग करके परीक्षा लेना चाहिए। मान के चलिए कि जो बालक अगर हाथ से विकलांग है उसको आप बोले करके क्या करिए, परीक्षा ले लीजिए। तो करें सभी के लिए एक रूपी और वो भी मानकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। बात क्या है, गलत। पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, हाँ बिल्कुल सही बात है। सूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना। अनुकल्पी मतलब अलग अलग वैकल्पिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पद्धति का उपयोग करेंगे, अलग अलग पैटर्न का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, बालक आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये हमारा RPWD एक्ट 1 नंबर बात कहता है, 3 नंबर कहता है और 4 नंबर कहता है। इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएंगे 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। कुछ ट्रिक्स था क्या कि ऑडियो वीडियो वाला उत्तर होता है, तनाव वाला उत्तर नहीं होता है, अवरुद्ध वाला उत्तर नहीं होता है, अटल वाला उत्तर नहीं होता है, अगम क्या है, निगेटिव शब्द है। बात क्लियर हो गया क्या। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने 15 नंबर चैप्टर को भी आप लोगों को पढ़ा दिया है और ये YouTube पर भी वीडियो डाला है ना। तो प्रतिभाशाली, सृजनशील और विशिष्ट बालकों की पहचान, हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। 16 नंबर चैप्टर भी शायद हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तक तो पढ़ लिए हैं, है ना। तो चलिए अगला बात हम लोग अगला चैप्टर का करेंगे, है ना। इसको कर दीजिए बंद जी।